पत्थर के ऊपर जी। अगर सीलन आ जाए तो बूंदाबांदी के आसार होते हैं, और अगर बूंद बन जाए तो गली पनारा हो जाएगा। ये जो वर्गाकार पत्थर लगा हुआ है यही मानसून पत्थर है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मंत्र अनुष्ठान लाइव पर। क्या कभी आपने सोचा है जब सैटेलाइट नहीं होते थे तब कैसे पता चलता था कि आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा? जब वैज्ञानिक ही नहीं होते थे तो क्या तब मौसम की भविष्यवाणियां नहीं की जाती थी? और क्या तब के किसान पूरी तरह से ही किस्मत के भरोसे होते थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मौसम को लेकर भविष्यवाणियां तो तब भी होती थी और शायद आज से ज्यादा सटीक भी होती थी, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग था। इंसानों की कमी है कि वो जिस चीज को जानते नहीं तो वो उस चीज को मानते भी नहीं, जैसे वो खुद महाज्ञानी हो। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सनातन धर्म से अलग कोई एक समुदाय था जो कभी कहता था कि धरती चपटी है, और ये बात वो समुदाय तब तक मानता रहा जब तक उसने धरती की फोटो नहीं देख ली। हाँ, वही नीली नीली गोल गोल धरती की फोटो। और ये बात कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, आज से बस यही कोई 60 साल पुरानी बात है। खैर, अब उस बात को जाने देते हैं। तो भाइयों, आज का ये एपिसोड बहुत दिनों बाद आया है और ये बिल्कुल अलग भी है। वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत में आपको अपने धर्म की महानता एक बार और महसूस होगी। आपको ये बात तो पता ही होगी कि पहले के जमाने में न्याय का केंद्र राजा का दरबार होता था। ठीक उसी तरह से भविष्यवाणियों का केंद्र मंदिर होते थे। हाँ, केवल मंदिर ही भविष्यवाणियों का केंद्र होते थे। अब वो लोग भला क्या भविष्य बचेंगे जो धरती को ही चपटा मानते हो। लो, मैं एक बार फिर भटक गया। हाँ, तो उस समय भविष्यवाणियां मंदिर ही करते थे, और ये बात आपको इतिहास तो नहीं बताएगा, हाँ, लेकिन इतिहास के साक्ष्य जरूर बताएंगे। लेकिन हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि सारे साक्ष्य प्रमाणित होते हुए भी आज तक इन चीजों का महिमा मंडन नहीं किया गया। मैं बात कर रहा हूं घाटमपुर कानपुर के एक गांव बेटा बुजुर्ग की, जहां मौजूद है वो मंदिर जो कभी पूरे भारत में मौसम की भविष्यवाणियों का केंद्र था। और ये बात अकेला मैं नहीं बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहता है। तो क्या कहता है? ये बात आपको अब रिटायर हो चुके मंदिर के केयर टेकर खुद बताएंगे, जो पूर्व में पुरातत्व विभाग के ही कर्मी थे। और इस एक और अकेले मंदिर के बारे में जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, और वीडियो के अंत में आपको महसूस होगा कि आज आपने कुछ नया जाना। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस मंदिर की कार्बन डेटिंग भी कराई जा चुकी है, जिसमें इस मंदिर की उम्र अंदर की ओर से 4200 वर्ष और बाहर की ओर से 1500 वर्ष से अधिक है। क्यों, खुजली हुई ना आगे जानने की? एक बात और है जो इस मंदिर को खास बनाती है, वो ये कि इस मंदिर पर अंकित मोर और चक्र के चिन्ह इसे इसके चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन के काल के होने का प्रमाण देते हैं। और इसी के साथ मंदिर के द्वार पर मौजूद आयाग पट्ट इसे 2000 ईसा पूर्व की संस्कृति से भी जोड़ता है। ये सभी प्रमाण इस मंदिर के बारे में प्रमाणित करते हैं कि उस काल में भविष्यवाणियों का केंद्र मंदिर ही हुआ करते थे, और वो ही इस काम के लिए अधिकृत थे और प्रमाणित थे। लेकिन कालांतर में हिंदू यानी सनातन धर्म की महानता को कम करने के लिए इन मंदिरों को उपेक्षा की नजर से देखा जाने लगा। इन मंदिरों के रिकॉर्ड को समाप्त कर दिया गया, और तो और इनका विकास भी अवरुद्ध कर दिया गया। लेकिन यह तो तय है कि किसी काल में इस मंदिर की अपनी एक गाथा थी और इसका अपना एक खुद का इतिहास था। आइए अब जानते हैं रिटायर होने से पहले यहाँ के केयर टेकर रहे अंकल जी से, जो शायद हमसे भी कहीं अधिक जानकारी रखते हैं इस मंदिर के बारे में। लेकिन हमारी इस मेहनत को सपोर्ट करने के लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने चैनल मंत्र अनुष्ठान लाइव को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आप सबके सहयोग से ही सनातन को पुराना महान सनातन धर्म बनाने में सफल होंगे। हमारी कोशिश आपके प्रयास के बिना अधूरी है।
समय जिस स्थान पर हम खड़े हैं वो स्थान है बेटा बुजुर्ग। ये गांव है और ये कानपुर नगर में आता है। मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं वो मंदिर कितना प्राचीन है और क्या है यहाँ का अलौकिक चमत्कार, इसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी कुछ देर बाद। ये मंदिर एक ऐसा काम करता है जो ना कोई ज्योतिष कर सकता है और मौसम विभाग भी कर सकता है तो बड़ी अटकलें लगाने के बाद कर सकता है, और ये मंदिर उसी काम को एक चुटकियों में कर देता है। अभी हम मिलेंगे एक अंकल जी से, वो आपको इसके मंदिर के बारे में बताएंगे। क्या है इसका अलौकिक महत्व, क्या है इसकी स्थापना और क्या है इसमें विराजमान भगवान जी की मूर्ति की विशेषता। नमस्कार चाचा। चाचा मंदिर के बारे में कुछ बताइए। मंदिर के बारे में ये है कि ये जगन्नाथ टेम्पल, ये इसकी जो अंदर का पत्थर का काम है उसकी कार्बन डेटिंग मिली है 4200 और ये दोबारा जीर्णोद्धार है। इसकी कार्बन डेटिंग दोबारा की 1883 साल दोबारा जीर्णोद्धार हुआ गुप्त काल। और खूबियाँ इसके अंदर एक मानसून पत्थर या हो या कोई उपकरण हो या भगवान का प्रकोप हो, मैं कुछ नहीं कह सकता। 8 दिन पहले मानसून का जो संकेत है वो हम लोगों को यहाँ से मिल जाता है 8 दिन के पहले। और अनुपात के हिसाब से अगर ऊपर पत्थर के ऊपर जी अगर सीलन आ जाए तो बूंदाबांदी के आसार होते हैं, और अगर बूंद बन जाए तो गली पनारा हो जाएगा, और अगर 3-4 दिन मंदिर टपके तो बड़ी बारिश के संकेत होते हैं। बाढ़ ले दे। हाँ, और जब इस मंदिर के ऊपर पानी बरसने लगेगा तब अंदर सूख जाएगा। अच्छा, हाँ, ये सब समझ। बारिश से पहले बताएगा और 8 दिन बारिश पहले होने पर सूख जाएगा। ये सब समझ। यहाँ रिसर्च हुआ 6 साल जी। देश विदेश सब जगह के लोग 6 साल के अंदर अंदर इसका रिसर्च किया। उन्होंने कहा एक प्रकट, अब प्रकट शब्द जहाँ आ जाता है तो सारे काम खत्म हो जाते हैं वैज्ञानिकों के। तो ये है इसका पूरा इतिहास। इसकी दीवारें 15 फीट की ठोस चारों तरफ, तो गर्भ गुफा है ना, तो 15 फीट चारों तरफ 15 फीट की मोटी 15 फीट में एक कमरा बनता है। इनके बारे में बहुत कुछ सुना है और हम चाहेंगे कि हमारे देखने वालों को, हमारे दर्शकों को आप बाबा भगवान के बारे में, जगन्नाथ भगवान के बारे में कुछ बताएं जो यहाँ के बारे में विशेष है, जिसकी अलौकिक एक कहानी है, आप उसके बारे में। ये देखेंगे कि ये मंदिर जगन्नाथ जी का मंदिर है। इसे मानसून के नाम से भी जाना जाता है। 8 मिनट में इसको जो मानसून मंदिर के नाम से डालेंगे तो यहाँ की सारी विशेषताएं मालूम हो जाएगी। इसके छत में देखेंगे ये जो वर्गाकार पत्थर लगा हुआ है यही मानसून पत्थर है। जैसे ही मानसून बनता है तो ये पत्थर पसीज के टपकने लगता है। इससे मालूम हो जाता है कि मानसून बन गया, बरसात आने वाली। और ये तब तक टपकता है जब तक भारी बरसात नहीं। जैसे ही भारी बरसात होती वैसे ही सूख जाता है। इसमें और एक खासियत होती है, खासियत ये होती है कि ये जिसके पूरे पत्थर में शुरू से बूंदें आ जाती हैं तो शुरू से ही अच्छी बरसात होती है।
अच्छा। यदि इसके पूरे पत्थर पे बूंदे नहीं आती हैं, किनारे किनारे बूंदे आती हैं, फिर 8-10 रोज बाद पूरे पत्थर पे बूंदे आती हैं, तो लेट अच्छी बरसात होती है। यदि इसके कोने में ही बूंदे आती हैं तो फिर कम बरसात होती है। तो ये बरसात की सूचना देने के साथ साथ ये भी बताता है कि इस वर्ष किस प्रकार की बरसात होगी। अब आप ये देखेंगे, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि एक ही पत्थर पे सब उकेरा गया है, लेकिन आप जो है इधर पीछे से आके देखेंगे, इधर से देखेंगे कि ये पॉट्स अलग है, ये पॉट अलग है, ये मूर्ति अलग है। इस मूर्ति के पीछे एक लकड़ी लगी हुई है, एक लकड़ी इधर से निकली बनी हुई है। इसे एक पुरातत्व ने निकाल लिया और उससे उन्होंने कार्बन जांच कराई, तो कार्बन डेटिंग से अनुमान लगाया कि ये कलाकृतियां 4200 वर्ष पुरानी। अब आप ये देखेंगे कि आपको 4000 वर्ष पुराना कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, लेकिन ये 4000 वर्ष पुराना स्थान जीवंत क्यों है? इसका मेन कारण ये कि ये प्राचीन समय में बहुत प्रसिद्ध स्थान रहा। ये जब मूल स्वरूप इस मंदिर का बना होगा तो ये बहुत विशाल मंदिर होगा। ये टूटते टूटते इतना मंदिर रह गया। जैसे भी आपने मंदिर में प्रवेश किया, जो प्रथम खंड है, तो वहां देखेंगे एक दक्षिण साइड की कोठरी है, एक उत्तर साइड की कोठरी है। जो में कोठरी है उसमें सूर्य मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है कि जो सूर्य की मूर्तियां हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य मूर्ति नहीं बनी, फिर धर्म आया। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। तो इतिहासकारों का मानना है कि जो विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क 2री सदी में। अब आप ये देखेंगे, ये जो कलाकृतियां हैं ये गुप्त काल से मेल खाती है। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख की आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई। कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का आधार है। अब आप इधर देखेंगे, ये जो आकृति है, ये आकृति मौर्य वंश के जमाने के जो सिक्के मिलते हैं उसमें ये आकृति मिलती है। इसके मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी काम हुआ है। अब आप ये देखेंगे इधर, ये जो आकृति है, इस आकृति को एक मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। वहीं लिखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति चक्र की पूजा करते थे। वहीं लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। अब हम बताते हैं कि इसकी पूजा क्यों करते थे। कारण यह है कि हमारे यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा सिद्धांत के अंतर्गत जब हम भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करते हैं तो भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करने से पहले हम नीचे का सिरा बनाते हैं। इस नीचे के सिरे को हम पिंडी अथवा प्रकृति बोलते हैं। अब ये प्रकृति के हमारे 3 गुण होते हैं, सत, रज, तम। ये हो गई वेदी, जिसको हम आसन बोलते हैं। ये नीचे का क्षेत्र हुआ प्रकृति। ये प्रकृति के बीचों बीच में बनाया गया ये प्रकृति चक्र है। ये चलता रहता है, विकास, विकास के बाद विनाश। अब आप देखेंगे इसमें भगवान विष्णु के पूरे अवतार अंकित किए गए। नर नारायण अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, नारद मुनि का अवतार। इधर देखेंगे घोड़े में सवार कलयुग में होना कल्कि अवतार, फिर बलराम जी का, ये फरसा लिए हुए परशुराम जी का, ये नरसिंह अवतार। इधर ये 2 लोग मथानी लिए खड़े हैं। समुद्र मंथन के टाइम भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया, कच्छप होता है। अब आप ये देखेंगे, ये जो नीचे का सिरा है ये शिवर के टाइम, जैसे शिव मूर्तियों में जलाधार होता है हमेशा उत्तर दिशा के लिए होता है। मूर्ति के ऊपर आप देखेंगे वो जो सिंहासन बना हुआ है उसमें बैठी हुई मूर्ति है, वो ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु। नीचे के सिरा शिवर के टाइम महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहने का तात्पर्य सृजन, पालन, संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। इस संसार में पहले एक ही नाथ थे, शिव जी ही विश्वनाथ कहलाते थे, कोई दूसरा नाथ नहीं था। शिव जी कई बार अखंड समाधि में गए। जब ये प्रथम बार अखंड समाधि में गए तो जो शिव जी के पास संहार पद है, ये संहार पद भगवान विष्णु को दिया। तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। तब से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई।
तब दो नाथ हो गए, शिव जी विश्वनाथ कहलाने लगे और भगवान विष्णु जगन्नाथ कहलाने। इससे साबित होता है कि स्थान ही बहुत ही प्राचीनतम। दूसरी आगे बात देखेंगे, ये 12 पिलर्स हैं आसपास जी। हर चीज नेट में हो गई है। जब हम अपने मोबाइल में नेट पे राजा शिवी का इतिहास पढ़ेंगे, कबूतर वाले राजा शिवी का, तब पता चलेगा कि ये जो 12 दरी है ये राजा शिवी के जमाने में बनती थी। ये सब पहले खुली होती थी, इन खंभों के बीच में जगह होती थी। जैसे जैसे राजा आते गए इस जगह को कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। अब हम ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुए। हमारे यहाँ 2 वंश हुए, सूर्यवंश और चंद्रवंश। चंद्रवंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले राजा शिवी हुए। दुष्यंत और शकुंतला के काफी बाद महाभारत हुआ। महाभारत हुए आज से 5000 से ज्यादा वर्ष हो गया। महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी बनी। इससे साबित होता है नहीं स्थानीय बहुत ही प्राचीन। एक मिनट रुक जाइए, भीड़ कुछ कम हो जाए। 56-57 वर्ष हो गया। पहले पिताजी पूजा करते थे, उसके बाद हम लोग पूजा कर रहे हैं। तब से और अब तक क्या फर्क देखा, क्या विभाग ने इस मंदिर के लिए किया? देखिए कुछ बदलाव तो प्राकृतिक परिवर्तन के अंतर्गत होता रहता है। और पुरातत्व का काम ये कहते हैं कि हमको यथास्थिति बनाए रखना, उसमें कोई डेकोरेशन का काम करना नहीं। और ये जो भी काफी परिवर्तन हुआ कब से, आज से जैसे 65-70 वर्ष पूर्व बड़ा यहाँ जंगल था, आज काफी विकास हो चुका है। हमें लगता है कि पुरातत्व विभाग यथास्थिति को बनाए रखते हुए सौंदर्यीकरण करने पर ज्यादा जोर देता है, जो कि यहाँ नहीं दिखता है। आप नहीं कह रहे हैं, कोई बात नहीं। सुंदरीकरण एक ऐसा होता है कि उन्होंने सुंदरीकरण क्योंकि कारण ये है कि पहले के जो मंदिर थे वो अध्यात्म को ध्यान में रख करके बनते थे। अब ये है यदि सुंदरीकरण किया जाता है और उन चीजों को, आध्यात्मिक चीजों को हटाया जाता है, किया जाता है, तो उससे जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो एनर्जी का जो मेन स्रोत बनाया जाता था उसमें भी डिस्टर्ब होता है। अच्छा चाचा, इस जो विग्रह है बाबा जी जगन्नाथ का, इसकी क्या ऊंचाई क्या है? लगभग 5 फीट तो होगा ही। हाँ, लमसम 5 से ज्यादा होगा। पंडित जी, इसके बारे में कुछ ऐसा विशेष बताइए जो बहुत कम लोग जानते हो, या जिसे आप बताने में संकोच करते हो, या आपने कोई खास अनुभव किया हो। बताने में कोई संकोच नहीं है। और हो सकता है कि कभी कभी चीजें जिसे होने के बाद दिमाग से छूट जाती हैं, वो बात हो सकता है। लेकिन यदि आप प्रयास करेंगे जो हमारे अंदर है, हम वो हर चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे जिससे कि सभी लोगों का उसमें फायदा हो सके। अच्छा यहाँ चाचा, कितने दूर दूर से लोग आते हैं? आने के लिए बहुत दूर दूर से वो लोग आते हैं। और आज ये विश्व प्रसिद्ध इमारत बन गई है। आपको विश्व के किसी भी मंदिर में आपको मानसून पत्थर देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात जो यहाँ हम देखते हैं, बच्चे किताबों में इतिहास पढ़ते हैं, यहाँ इतिहास दिखाई देता है। जैसे कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये जो चिन्ह है ये आज बच्चों को बहुत दुर्लभ है। सिंधु घाटी और हड़प्पा ये सभ्यताएं ज्यादातर पाकिस्तान में चली गई, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि ये जो सभ्यताओं के चिन्ह जो देखने को मिल रहे हैं सभी को, ये बड़े सौभाग्य का विषय। धन्यवाद, आपका हमें सहयोग मिला। एक चीज और पूछनी थी, थोड़ा पीछे से हटके दिखाइएगा। जिज्ञासा है जी जी, थोड़ा सा मेरे लिए, आप यहाँ तक आ जाए। मैंने अभी एक चीज देखी है कि ऐसा किसी मंदिर में मैंने नहीं देखा कि मूर्ति किसी खंबे की तरफ देख रही हो और दोनों के मध्य बड़ी कम जगह हो। ऐसा सक्रिय व्यवस्था, ये इसका क्या कारण है? ऐसा ये है कि अब इधर आएंगे फिर देखेंगे कि कला के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये कला बहुत प्राचीनतम जी। और इधर देखेंगे ये कला बहुत प्राचीनतम। इसके कला से साबित होता है, प्रमाणित होता है
कि इसमें जो कुषाण वंश आया उसने इसी पिलर पे अपने पिलर खड़े कर दिए, मौर्य वंश आया उसने अपने इसी पिलर पे पिलर खड़े कर दिए, गुप्त वंश आया उसने भी अपने पिलर इसी में खड़े कर दिए। इससे एक बात तो प्रमाणित होती है कि यहाँ पर जो भी राजा आए वो अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते गए। इससे एक बात यहाँ एक प्रश्न और भी खड़ा होता है कि सभी जो राजा आए, कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, राजा शिव, ये सभी चक्रवर्ती राजा हुए और चक्रवर्ती राजाओं ने यहीं पे आके काम क्यों करा? तो इससे एक ही बात का उत्तर मिलता है कि ये प्राचीन समय में बहुत प्रसिद्ध स्थान रहा है। हमारी समझ में हो सकता है कि पहले जो है ये मेन जगन्नाथपुरी यही रही है, इसीलिए जो भी राजा आया वो यहाँ जो है कुछ न कुछ काम वो कराता गया और ये काम कराने के कारण इतना प्राचीनतम स्थान आज भी ये जीवंत बना रहा। नहीं, इतना प्राचीनतम स्थान आपको कहीं भी जीवंत नहीं मिलेगा, लेकिन खंडहर मिलेगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि इस मंदिर का निर्माण एक बार नहीं कई बार हुआ। दूसरी बात आप देखेंगे कि जैसे सिंधु घाटी ये हड़प्पा सभ्यता है, ये पशुपतिनाथ की जो मूर्ति हड़प्पा सभ्यता में बनती थी और पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु आपको पूरे भारतवर्ष में सर्च कर लेंगे लेकिन कहीं भी आपको इस तरह की मूर्ति नहीं मिलेगी कि जिसमें पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान हो या शंकर जी के ऊपर कहीं भी विष्णु विराजमान हो। इस तरह की मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में सर्च कर लेंगे, कहीं भी आपको दिखाई नहीं सुनाई दी होगी न दिखाई दी होगी। ये सभ्यताएं, दूसरी बात सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यताएं जब ज्यादातर जहां भी मिली है वो सब नदियों के किनारे जी। इससे सभ्यताएं प्रमाणित करती हैं कि जब इस मंदिर का मूल स्वरूप बना होगा तब यहाँ से कोई नदी बहती होगी, क्योंकि प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत था वो नदी ही थी और जितना ट्रांसपोर्ट होता था वो नदियों के सहारे होता था। तो ये सभ्यताएं प्रमाणित करती हैं कि प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती होगी, लेकिन वो प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण नदी लुप्त हो गई। अब हम जब ये प्राय सर्च करते हैं कि इस बीच से कौन सी नदी लुप्त हुई, तो हम प्राय पाते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं प्राचीन समय से कहते आए हैं कि संगम में 3 नदियां मिलती थी, गंगा, जमुना, सरस्वती जी। आज सरस्वती नदी लुप्त है, लेकिन ये सभ्यताएं प्रमाणित करती हैं कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी और सरस्वती नदी के किनारे ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल होगा। प्राचीन समय में गंगा से ज्यादा सरस्वती नदी को लोग पवित्र मानते थे और ऋषि मुनियों के जो आश्रम होते थे और जो तीर्थ स्थल होते थे वो नदियों के किनारे होते थे। यहाँ तो कुछ पत्थर हमको पाषाण काल के मिले, इससे जो प्रमाणित होता है कि नहीं स्थान ये बहुत ही प्राचीनतम। पीछे होते जाओ। और हमारे साथ इसी मंदिर में मौजूद हैं कुछ श्रद्धालु जो बहुत दूर दूर से आए हैं। आपकी बातचीत हम इन लोगों से भी कराएंगे। आइए, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आइए कुछ देर हमारे साथ बाहर मंदिर के बात हो जाए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर सिंह है। कहाँ से आना हुआ? आना तो यहीं अकबरपुर कानपुर देहात से हुआ, यहीं पोस्टेड हूँ अकबरपुर महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग में। बहुत बढ़िया। तो इसके पहले भी मैंने पहली बार इतिहास में ही पढ़ा था, जैसे ये भीतर गांव का जो मंदिर है गुप्तकालीन जी, तो उसको पढ़ा था तो देखने की जिज्ञासा बस जो है। तो आज संडे भी था, छुट्टी थी, तो हमने सोचा कि घूम लेते हैं। जब वहाँ गए तो पता चला कि एक जगन्नाथ का मंदिर भी जाना चाहिए। तो और पास में यहाँ भी एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, पता कीजिएगा। अभी मैं भी वहाँ जाऊँगा, कोशिश करूँगा। आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं भी सर सेम जगह से हूँ, अकबरपुर डिग्री कॉलेज में पोस्टेड हूँ, हिंदी डिपार्टमेंट में। बहुत बढ़िया। ये अच्छा लगता है देख के कि जब ये युवा शिक्षक जो है, हम भी बीटीसी किए हुए हैं और सीटेट भी क्रैक किए हुए हैं, भर्ती नहीं आ रही। और भाई साहब, आप कहाँ से हैं? बांदा से आए। बड़ी दूर से आना हुआ आपका। आपको कैसे पता चला इसके बारे में? यहाँ पेपर देने आए थे केवीएस का, जूनियर स्टेट का। तो वहाँ पे आज संडे था तो भाई कहने लगे आओ चलो आज हिस्टोरिकल प्लेस है, तो वहाँ आपका भी पेपर था? नहीं। आप कहाँ से आए थे? कानपुर से। आप कभी आए इसके पहले यहाँ? नहीं, इधर निकला हूँ, कभी आया नहीं। आए नहीं थे, आज पहली बार आए। कैसा लग रहा है ये सब जान के? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा जी से मिला, बता रहे हैं 4200 साल पुराना मंदिर है। तो अच्छा ऐतिहासिक है और इसके बारे में जान के हम लोगों को अच्छा लगता है। आप लोग जानते हैं, जानने के लिए जरूरी है, मतलब प्रचार करेंगे। बाबा बोले कि उनको डिस्टर्ब ना
ओम माधवी सर्वि शोभिकंदी सर्वं मातुमार्जुनी ओम माधवी सर्वि शोभिकंदी बस एक भी हमारे बच्चे करते तो बस नहीं सब आप बांट दीजिए बस सिर्फ एक भी आलू कहाँ से अच्छा नहीं शादी कहाँ से तो कम दूरी है पानी पिया बताओ हिंद बताओ आदमी दुनिया के कोने ले आओ थे कि यहाँ पर मंदिर है, इतना प्राचीन मंदिर है ये। यहाँ पर ना तो शौचालय की व्यवस्था है जी, ठीक, आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है जी, कि यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है। वैसे मानक के अनुसार पर्यटन स्थल पर शौचालय की और पेयजल की व्यवस्था का प्रबंध होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, विश्व में विख्यात मंदिर है। श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, मानसून के नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में। यहाँ पर एक बहुत बड़ी भव्य रथ यात्रा भी निकाली जाती है हर वर्ष। जैसे कि कुछ काम है जो समिति के द्वारा भी किए गए हैं। समिति में जैसे कि पेयजल की व्यवस्था पुरातत्व के द्वारा नहीं की गई थी, तो हम लोगों ने, आप देख सकते हो उधर पर पेयजल की व्यवस्था करवाई हुई है, समिति के द्वारा करवाई गई है। आप उसको बाद में फ्रंट करके जूम करके ले लीजिए। और इस पे जैसे कि मेन गेट जो लगा वो नहीं है। दूसरी चीज़, आप गंदगी देख सकते हैं, इसकी कंप्लेन भी हम लोग कर चुके हैं पुरातत्व विभाग से। नीचे कोई मतलब जो पक्का होना चाहिए, ईंटें वगैरह बिछती हैं जो पुरातत्व विभाग से, वो भी नहीं बिछी हुई हैं। तो मंदिर की ये जो आस पास की परिधि है नीचे वाली, ये इसमें देखिए सब टूटा उटा पड़ा, ये तालाब से ही सटा हुआ है बरगद का। जबकि ये परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत आता है मंदिर के। ये मार्ग प्रदक्षिणा मार्ग है, ये चारों तरफ है मंदिर के, चारों तरफ से मंदिर, और इस पे ये गंदगी इस पे ये गंदगी है। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत हमने की है, हाँ, सीडीओ साहब से भी शिकायत की है, डीएम साहब से भी मैंने शिकायत की है। मतलब यहाँ पर हमने बहुत सारी एप्लीकेशन डाली हम लोगों ने, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हमने सुना है, अभी हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे लोग सक्रिय हो रहे हैं इसकी दुर्दशा होते देख। तो तालाब जो है मंदिर का है, तो इसमें कुछ जो है सरकार ने नापजोक और इसके प्रस्ताव कुछ बनाया, तैयार किया? बीघे का कुछ मानक है इस तालाब का। हाँ जी, तो इसकी नाप भी हो चुकी है, हाँ जी, लेखपाल द्वारा, लेकिन इसमें कुछ किया नहीं। ये सरकार की निरंतर होती रही, लेकिन इसको कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया, और विभाग भी इस पर चुप्पी साधे इसी पे।
पेड़ का देख सकते हैं, पहले इसी प्रकार से मंदिर का भी था। अच्छा, आप लोग प्रयास करिए इसके लिए। प्रयास ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। ये जो आप पानी की टंकी देख रहे हैं, ये सब समिति के द्वारा ये पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये हम लोगों ने ही पेड़ लगवाए, समिति के द्वारा ये कार्य किया गया। अभी आसपास घूमने के लिए घास वगैरह की व्यवस्था है, वो पुरातत्व विभाग को करनी चाहिए, लेकिन इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। सारा पैसा जो है और कहीं जा रहा है। नहीं, पुरातत्व विभाग ने जो है काम करवाया है मंदिर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, लेकिन ये है विभागीय काम उसी समय से हो रही है जैसे हमारे मेला ग्राउंड में जुड़ा है ये ग्राउंड। ये आसपास घूर है, हमने शासन को भी एक पत्र लिखा है, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये सारे घूर पड़े हुए हैं। हमने डीएम साहब को भी शिकायत की, ब्लॉक में भी शिकायत करी है, ऑनलाइन भी शिकायत करी इसकी, लेकिन इसकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी आप इसकी एक बार शिकायत कर दीजिए, तो शायद कुछ लाभ हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री इस समय सूबे में बाबा जी हैं और ये मामला मंदिर का है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इनके इन प्रकार किसी भी तरह मंदिर का विकास हो जाए। तो मेरी आपको ये सलाह है कि एक बार मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दीजिएगा। और उसके लिए तो हम लोग समिति के लोग हैं जो बाबा जी से डायरेक्ट जाके मिलेंगे, क्योंकि जो उचित कार्रवाई है उनके द्वारा ही होगी, क्योंकि अधिकारी लोग जो है सही से काम कर नहीं रहे। और मैं आपको बताऊं भाई दर्शकों, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर देखिए दर्शक और यहाँ पे पर्यटक दिन भर आते हैं, सारा दिन आते हैं। गाड़ियाँ देखिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, 40-50 गाड़ियाँ आती है पर डे। और यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, ये कहते हैं, यही कहते हैं कि ना शौचालय की यहाँ व्यवस्था है, ना कोई यहाँ पर उचित व्यवस्था है बैठने की और शौचालय की उचित व्यवस्था हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए आप, हम लोगों ने पेड़ वगैरह लगवा दिए, लेकिन घास वगैरह लग जाए और थोड़ा बैठने के लिए चेयर वगैरह पड़ जाए, हाँ, तो उसमें मतलब जो दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए थोड़ा आराम हो जाए, सहूलियत हो जाएगी। सहूलियत हो जाए। ये पुरातत्व विभाग ने ये कार्य कराया है। बरगद का चबूतरा और वो पीपल का चबूतरा ऊपर का काम करा दे, लेकिन जमीनी स्तर का जो काम है वो अभी बाकी है, अभी भी पेंटिंग में पड़ा है। बड़ा आप देख